पहले रविंद्र जी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिल्ली दौरे से बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आसान भाषा में पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर इस दौरे को आप किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि दौरा जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है और सबकी नजरें इस दौरे पर है। जी नमस्कार मनीष जी, और तमाम साथियों को भी नमस्कार। देखिए, वाकई बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और देखिए, विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी आने वाले हैं और महाराष्ट्र में, और ये केवल ये दो राज्य जो है, ये बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है जब इन दोनों स्टेट्स के इलेक्शंस, क्योंकि सरकार तो मनमोहन सिंह के समय से लेकर और अभी तक लगातार 5 साल में बन रही है, इलेक्शन कोई बाई इलेक्शन हुआ नहीं है, या कोई भी सरकार बीच में गिरी नहीं। तो और इनकी सरकारें, स्टेट्स के भी इलेक्शंस जो है इनके 2-3 महीने के बाद होते हैं। तो ये जो स्टेट्स के इलेक्शन है, आमतौर पर हमने देखा है कि जिसकी केंद्र में सरकार बनती है उसी की फिर इन प्रदेशों में सरकार बन जाती है। लेकिन इस बार का जो बदला हुआ माहौल है, इस बार जो माहौल बदला हुआ है, उसमें सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या अपना 20-25 साल का जो पैटर्न है वही दोहराया जाएगा, एक, या फिर वो तब्दीली होगी। और वो अगर तब्दीली होती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गिरता हुआ, उनका लगातार जो गिर रहा लोकप्रियता है, उसके नए पैमाने को कहीं ना कहीं सेट करेगी। और महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो तो सब पर, पूरे देश की नजर उस पर तो है ही, क्योंकि बंबई वहां पर है और देश की आर्थिक राजधानी होने की वजह से सबकी नजर है। और अब जब उद्धव ठाकरे दिल्ली आए हैं और वो लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से मिल रहे हैं, तो देखिए, दिल्ली आने का एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक तो संसद का सत्र चल रहा है और कितना हंगामेदार ये सत्र है, हम लोग सब देख ही रहे हैं। और बजट अभी पेश किया गया है, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, आमतौर पर ये देखते हैं कि जो नेता होते हैं बड़े बड़े स्टेट्स के, चाहे उनकी कोई अहम बैठक हो या ना हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि जब संसद के सत्र खासतौर पर साल में 3 बार चलते हैं, तब वो दिल्ली एक आध बार आए। हालांकि महाराष्ट्र में इस तरह की उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी ऐसा नहीं करती है, लेकिन बाकी कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा जिनका क्षेत्रीय आधार है, वो हमेशा हमने देखा है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी रही हो, कि वो दिल्ली आती है। लेकिन इस बार जब उद्धव ठाकरे यहाँ पर आए हैं, वो अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो एक तो इसमें संदेश देखिए दिल्ली से ये देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया ब्लॉक किस तरीके से यूनाइटेड है, इंडिया ब्लॉक के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे यूनाइटेड हैं, और वो अमित शाह और मोदी की जो पॉलिटिक्स बीजेपी की है, जिस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया है पूरे पॉलिटिक्स में, उसको हेड ऑन देने के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे उनको जिस तरीके की बयानबाजी अभी हमने देखने में आई, जिसमें औरंगजेब से लेकर और तमाम लोगों का नाम सामने आ गया, उसमें भी ये और उसी अपने पक्ष को, जिसके लिए उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी जानी जाती है, उसको और मजबूती के साथ वो दिल्ली से, मुझे लगता है ये चैलेंज वो इन दोनों नेताओं को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अब मीटिंग्स देखिए, मीटिंग होगी जब शरद पवार से भी उनकी मुलाकात होगी, इन तमाम नेताओं के साथ जो बातचीत होगी, मीटिंग्स होंगी, तो उसमें से ही एक बड़ा संदेश पूरे महाराष्ट्र को, पूरे महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और खास तौर पर विपक्ष, जो उनके विरोधी दल हैं, उनको यही दिया जाएगा कि जो एकता की बात, जो पहले हम जो गोदी मीडिया कहें या जो उनके समर्थक, जो बीजेपी के समर्थक अखबार लिखने वाले हैं, वो बार बार ये दिखाते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ पटरी नहीं बन रही है, उद्धव ठाकरे को एक्सेप्टेंस में कहीं दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है इन तमाम जो अटकलें थी, इनको खारिज कर दिया जाएगा और उद्धव ठाकरे एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करेंगे, किया जाएगा, और इस पूरे अलायंस को एक बार फिर से जो सीमेंट करने की जिम्मेदारी है, और इसका सही मायने में जो सूत्रधार शरद पवार साहब हैं, उनका, उनकी एक्सेप्टेंस और उनकी लीडरशिप में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे लगता है यहां से वो संदेश एक बार फिर से जारी किया जाएगा। और उसका जवाब बीजेपी के पास फिलहाल दिखाई मनीष भाई दे नहीं रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ा मनोबल जो पार्टी का है, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, उनका जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है उसको और बूस्ट करेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। जी मनीष जी। रविंद्र जी, एक छोटा सा सवाल और लेता हूं, फिर मैं शशि जी से बात करूंगा। रविंद्र जी, एक देखा गया कि लोकसभा चुनाव आने के बाद सभी नेता दिल्ली गए थे, उद्धव ठाकरे नहीं गए थे। ये जो मौका है, जब सदन चल रहा है और हंगामेदार है, और महाराष्ट्र में अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद तो जुबानी जंग जो चल रही थी वो देखा ही गया। क्या इस मौके का भी इंतजार था कि समय देख करके सही समय पर जाया जाए और फिर मुलाकात की जाए, क्योंकि उस समय तो तमाम नेता पहुंचे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं गए थे, हालांकि संजय राउत गए थे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप भी मनीष भाई बंबई में है, संतोष भाई और डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो
जो पॉलिटिक्स शिवसेना की शुरू से रही है, बाला साहब के समय से ही, हम्म, वो लोग दिल्ली कभी उस तरीके से नहीं जाते जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जाते हैं। वो हमेशा जी महाराष्ट्र के लोगों को, अपने समर्थकों को ये दिखाते हैं कि अगर किसी को मुलाकात करनी है बाला साहब से, तो वो मातोश्री में आके मुलाकात करे। अगर किसी को मुलाकात करनी है उद्धव साहब से, तो वो यहाँ पर आके मुलाकात करेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह से एक थोड़ी-सी अलग किस्म की या फिर थोड़ी-सी डोसाइल या एक सबड्यूड किस्म की राजनीति कर रहे हैं, थोड़ी-सी लिबरल पॉलिटिक्स जो वो करते हैं, मुझे लगता है उस वजह से वो दिल्ली आना-जाना उन्होंने शुरू किया है। और अब तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है, बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, स्ट्रैटेजिक मूव है कि अब शायद इस दिल्ली की जो उनका दौरा है, इसका असर और इसकी गूंज इतनी ज्यादा होगी जो शायद पहले का अगर दौरा किया होता उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा होगी। और पहले की जो मीटिंग्स थी, देखिए वो पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स तो थी, इंडिया की मीटिंग थी, लेकिन वो औपचारिक बैठकें थी। उन बैठकों में से जी कोई बड़े फैसले करने का समय नहीं था। लेकिन ये जो बैठक है, हम्म। ये बड़े फैसले और बड़े संदेश देने का समय है। तो मुझे लगता है संदेश उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़ा कौन दे पाएगा शिवसेना के जहां तक हम्म। लिहाज 15 अगस्त के बाद काफी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएंगी, और ऐसे में जैसे हम दौरे की बात कर रहे थे कि तमाम बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक चल रही है। अब चुनाव तो महाराष्ट्र में है, पर दिल्ली से बहुत बड़ा जो है खेल दिल्ली से ही होने वाला है। जी, बिल्कुल। और जो विनोद भाई ने बात कही ना, वो बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही और उसी को मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए 2014 में भी सुप्रिया सुले जीतने में कामयाब रही, 19 में भी जीती और 24 में भी। अ, उसके बाद उनका जो प्रदर्शन हाउस में है, जो लोकसभा में उनका जो प्रदर्शन रहा है, बहुत शालीन और धीर गंभीर नेता होने के साथ-साथ उन्होंने जिस तरह से मसले जो संसद में उठाए हैं और हमेशा हम्म, एक बहुत स्किल्ड पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जबकि ये दौर वो तमाम पूरा वो दौर था जब उनकी पार्टी लगातार स्ट्रगल कर रही थी। 14 से लेकर आज तक लगातार सरकार से बाहर हैं। बीच में कुछ दिन के लिए महाराष्ट्र में सरकार ज़रूर बनी थी, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार बाहर हैं। पार्टी कभी टूट जाती है, कभी इकट्ठा होती है, फिर टूट जा रही है। इतना सारा संघर्ष होने के बावजूद भी सुप्रिया सुले की जो पकड़, चाहे पार्टी पे आप मान के चलें, चाहे वो जनता के बीच में उनकी जो पकड़ है, या फिर वो संसद के भीतर जिस तरह से वो अपनी बातें रखती हैं, मुझे लगता है उसमें कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्किल हासिल किया है। और सुप्रिया देखिए, महिलाएँ जितनी सांसद हैं, सुप्रिया सुले उनमें पूरे देश की जितनी भी सांसद महिलाएँ हैं, उनमें बहुत उच्च हम्म, कोटि की सांसद के तौर पर हम लोग उनको जान सकते हैं, जहां उनके जो आचरण सदन के भीतर है, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है। और जिस तरह से वो ये एक तो पॉलिटिकल तो हम लोग सब जानते ही हैं उनका जिस तरह का रहा है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल काम जो वो करती हैं, सोशल काम जो उन्होंने ज़मीन पर किए हैं, महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में, चाहे बारामती हो या सतारा से लेके दूर-दूर तक, उनके सोशल वेलफेयर के भी बहुत सारे काम हैं, जिनको लोग बड़ा सराहते हैं। हालाँकि सोशल और पॉलिटिकल नेचुरली अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनके सोशल कामों से कई लोगों का मैंने देखा वहाँ पर, क्योंकि मैं पिछले चुनाव में बारामती और उनके लोकसभा क्षेत्र के साथ-साथ उनके आस-पास का जो इलाका जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है, पुणे, बारामती, सतारा वाला जो इलाका है, उसमें मैं जाना हुआ था, तो वहाँ देखा मैंने, उन्होंने काफ़ी ऐसे सोशल एनजीओज़ चलाई हैं, जिनसे आम आदमी को वहाँ पर सीधा लाभ हुआ है। तो ये बात बिल्कुल हम्म, सही है कि उन्होंने एम्पावरमेंट जो महिलाओं का वहाँ किया है, बच्चों का जो वो एनजीओ चलाती हैं, उसका वाक़ई लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो और उसको उनको अगर चेहरा बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर महिलाएँ जो है वो उस तरफ आकर्षित ज़रूर होंगी और उसका बेनिफिट इनको मिल सकता है। दूसरा देखिए, शरद पवार तो मंझे हुए नेता हैं, उन पर तो किसी तरह का कोई विवाद अब रहा नहीं। जैसे अपने हम्म, जीवन के इस मोड़ पर भी उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ अपनी पूरी पार्टी को बचाया, अपने पूरे वोट बैंक को बचाया, वाक़ई वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। और मुझे लगता है वो एक बड़ा सबसे बड़ी सीमेंट वही है कि जो हम्म, सत्ता छिन जाने के बाद भी, यानी कि महाराष्ट्र में पार्टी टूट गई, महाराष्ट्र में सरकार चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी अपने वोट बैंक को वो बचा पाने में कामयाब हुए। और महाराष्ट्र में जो ये जो अलायंस है, उसको बचाने में भी सबसे बड़ा रोल शरद पवार का ही है। और इसी वजह से शायद जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन के भीतर ये कॉन्फिडेंस आया है कि हम लोग इस चुनाव में जीत हासिल आराम से कर सकते हैं। और क्यों हम लोगों ने विपक्ष में होने के बावजूद भी सरकार कुछ दिन चलाई, तो उसके बाद विपक्ष में आ गए, लेकिन हमारी जो छवि है, हमारा जो इकबाल है, वो कहीं वीक कमजोर नहीं पड़ा है। और इसी वजह से ये कॉन्फिडेंस उनको ऊपर लेकर जा रहा है, और जिसका मुझे लगता है पूरी जमीन पर हम लोगों को असर देखने को मिलेगा। और आमतौर पर देखिए जी मुकेश जी, ऐसा होता है
कि जब सरकार से बाहर चली जाती हैं पार्टियां तो उनके भीतर बहुत डिस्प्यूट शुरू होते हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर के हो, चाहे आने वाले समय में अगर सत्ता बनती है, बनने की संभावना है तो उसमें कौन सा पद किसको मिलेगा। ये बातें तो बहुत पहले से तय हो जाती हैं, पहले से इस पर चर्चाएं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग करते हैं। लेकिन देखिए वो सब चर्चाएं इस बार हमको देखने को नहीं मिल रही है। जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का जो गुट है वो बिल्कुल बहुत ही एक उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो वाकई सराहनीय है। ऐसा तो पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर भी कई बार देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जिन पॉलिटिकल पार्टीज में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनमें बड़े बड़े नेता हम लोगों ने देखे हैं, एक से एक बड़े। देवेंद्र फडणवीस अगर बड़े नेता हैं तो सुधीर मुंगंटीवार भी उस इलाके के एक बड़े नेता है, और हंसराज अहीर भी वहां पर चंद्रपुर के एक बड़े नेता हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े नेता हैं जो अपना प्रभुत्व बार बार दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे ही कांग्रेस में हाल है। और महाराष्ट्र की तो जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बड़ी पेक्यूलियर है। वहां पर तो पूरे महाराष्ट्र का नेता कहना किसी को भी बड़ा मुश्किल है। अगर एनसीपी का एक क्षेत्र में होल्ड है तो वहीं शिवसेना का मुंबई कोंकण इलाके में होल्ड है, पुणे के इलाके में एनसीपी का होल्ड है, और आपका मराठवाड़ा में जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कोई है वो स्ट्रॉन्ग है। विदर्भ में जिस तरह से जो लड़ाई है वो मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत है, वहां पर शिवसेना का उतना ज्यादा होल्ड नहीं है, एनसीपी का भी ज्यादा मजबूत होल्ड नहीं है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का ज्यादा मुकाबला। तो इस तरीके से जो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन वहां की पॉलिटिक्स में है, ऐसे एक यूनिवर्सल हम लोग नहीं देख सकते कि वहां पर अगर कांग्रेस को बड़ा लीडर बना दिया तो कांग्रेस सब जगह जीत जाएगी। इस तरह का वहां पे माहौल नहीं है। वहां पे जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पर शिवसेना और एनसीपी उतनी मजबूत पार्टी नहीं है, और ठीक उसके उलट जहां पर एनसीपी मजबूत है वहां पर कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाती है, वहां पर नहीं जीत पाती थी, वहां पर बीजेपी जो है उसके सामने मुकाबला होता है। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज में इतना ज्यादा बदलाव, इतना ज्यादा क्या उसको कहते हैं डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक मंच पर आकर साझे तरीके से चुनाव लड़ पाने में कामयाब होती हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत है। और एक और बात मैं आखिर में कहूं कि बीजेपी का बीजेपी जो सरकार चल रही है, देखिए उसकी मॉरल डिफीट मुझे लगता है उसी वक्त हो गई, शशि जी और संतोष भाई बताएंगे इस बात को और अच्छे तरीके से, जब वो बृहन्मुंबई नगर पालिका का चुनाव करवाने से घबरा जाते हैं। मुझे लगता है वो एक लिटमस टेस्ट हो जाता सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अगर उस चुनाव को करवा लेते, और वो चुनाव लोकसभा चुनाव से भी बहुत पहले होने वाला चुनाव था। लेकिन जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वो इस बात की हिम्मत दिखा नहीं पाया कि उस छोटे स्तर का चुनाव, देखिए बीएमसी का चुनाव तो जाहिर है वोट बैंक के हिसाब से तो बहुत छोटा चुनाव था, लेकिन बजट के हिसाब से बहुत बड़ा चुनाव था। लेकिन वो चुनाव भी जब करवा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का है वो कहीं ना कहीं वीक है। और उनको इसी बात की आशा थी कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो हवाई जो वेव हवाबाजी के लिए बीजेपी जानी जाती है उसमें उन लोगों को जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन हो गया उससे उल्टा, हवाबाजी वाली जहां जो पॉलिटिक्स उनको करनी थी उसमें भी फेल हो गए, जमीन की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी मजबूती से की नहीं थी, और अब आ गया विधानसभा चुनाव। तो अब बीजेपी के लिए और शिवसेना के लिए जो एकनाथ शिंदे की पार्टी एनसीपी जो प्रफुल्ल पटेल वाली पार्टी है उसकी संभावना मुझे लगता है ज्यादा बची नहीं है। और आने वाले समय में एक और बात कि जिस तरह से सर ने जिक्र किया था राकेश जी ने कि मोदी को चेहरा नहीं बनाएंगे, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हरियाणा में मोदी को चेहरा नहीं बनाया, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री उनको चेहरा बना दिया। अब ये देखिए ये कितना विचित्र परिवर्तन है। बीजेपी जहां कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री को तो लोग अफ्रीका में भी वोट डालने को तैयार हैं, तो उनके नाम पर महाराष्ट्र में वोट मांगने के लिए या हरियाणा में वोट मांगने के लिए क्या दिक्कत है। मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव के बाद जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता कम हुई है, उनकी छवि में बदलाव आया है, मुझे लगता है बीजेपी उससे घबराई हुई है। और वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी कोई लोकल कैंडिडेट को ही दे दे ताकि हार का ठीकरा कम से कम प्रधानमंत्री के सिर पर ना फूटे।